Next is composition of cell wall. Cell wall is present in plant cell, bacteria cell, fungi cell, and in algae, some algae cell. So सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल डिफरेंट कंपोनेंट की बनी हुई है. फॉर एग्जांपल जो प्लांट है उसकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन. वेयर एज जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चाइटिन एंड एल्गी की सेल वॉल बनी है आपकी सेलुलोज प्लस पॉलीसेक्राइड्स. सो सेल वॉल प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, 3 लेयर्स में होती है प्रेजेंट. प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल. तो प्लांट सेल जो है उसकी सेल वॉल 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट थी प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल जो है वो एक्चुअली में हर प्लांट सेल के पास होती है. इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट सेल. दिस इज द फर्स्ट वॉल अ प्लांट मेक. ये सबसे पहली सेल वॉल होती है जो प्लांट बनाता है. ओके ये जो सेल वॉल है ये फ्लेक्सिबल और थिन होती है. प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन immature growing plants cell. तो जो प्राइमरी सेल वॉल है ये प्रेजेंट होते हैं उन प्लांट सेल में जो ग्रो हो रहा होता है. क्योंकि वो ग्रो हो रहा होता है तो उनकी सेल वॉल अगर रिजिड होगी, अगर ग्रोइंग प्लांट्स जो है उनकी सेल वॉल अगर रिजिड होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. इसलिए जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल और थिन होती है. प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, इस वजह से इट अलाउज सेल टू एक्सपेंड एंड ग्रो. ओके प्राइमरी सेल वॉल जो है वो कंपोज्ड होती है मेनली ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन लीफ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड पैरेन्काइमा सेल्स. तो ये था आपका प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल के अलावा एक और सेल वॉल कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल जो है वो हर प्लांट में प्रेजेंट होती है बट सेकेंडरी सेल वॉल हर प्लांट में प्रेजेंट नहीं होती. सेकेंडरी सेल वॉल सबसे पहले तो किस में प्रेजेंट होती है, मैच्योर प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. वंस द सेल stops growing, some mature cells make a secondary wall inside primary wall. इस लाइन का मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कब आएगी, जब सेल जो है वो ग्रो होना रुक जाएगा, वो मेच्योर हो चुका होगा, उस टाइप के सेल में सेकेंडरी सेल वॉल बिल्ड होगी. दूसरा, हर मेच्योर प्लांट सेल में सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट हो ऐसा नहीं होता, कुछ में ही प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल. ऑल्सो थर्ड पॉइंट ये है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है. ओके इनसाइड दी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट इनसाइड दी प्राइमरी सेल वॉल. सो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये थिक और स्ट्रॉन्ग होती है.
ये एक्चुअली में क्या प्रोवाइड करती है, ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस लिग्निन। लिग्निन जो ये सेल वॉल के अंदर कंपोनेंट है, इसी की वजह से जो ये सेल वॉल है ये स्ट्रॉन्ग और रिजिड होती है। ओके, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है स्क्लेरेंकाइमा एंड इन जाइलम टिश्यूज। ओके, इसके अलावा एक और तरीके की सेल वॉल होती है, दैट इज टर्शरी सेल वॉल। तो टर्शरी सेल वॉल जो है वो कुछ ही स्पेशलाइज सेल में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकाइड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक टर्म के बारे में बात करेंगे, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। सॉरी, आई थिंक हमने प्रोटोप्लास्ट पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया था क्या? नहीं किया था, राइट। प्रोटोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सपोज करो ये आपका क्या है, प्लांट सेल है। ओके, ये जो प्लांट सेल है इसकी सेल वॉल को क्या कर दिया है हमने, रिमूव कर दिया है। ओके, इस प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दिया है और ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये है प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म और इसमें हमारे एम्बेडेड है सेल ऑर्गेनल्स। इस टाइप के प्लांट सेल को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट वो प्लांट सेल हुआ जिसकी सेल वॉल क्या है, रिमूव हो चुकी हो। प्लांट सेल इन विच सेल वॉल इज रिमूव्ड इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। Another term we are going to discuss is middle lamella. मिडल लैमेला क्या होता है? ये आपके दो सेल्स हैं। ओके, इन सेल्स के बीच की जो लेयर है उसको बोलते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। मिडल लैमेला जो है इट एक्चुअली joins the it helps in joining the two adjacent cell. Middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate. यहाँ पे हमारा सेल वॉल टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है एंट्री देने के लिए, लाइक इनसाइड द प्लांट सेल या किसी भी सेल में। सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज एंट्री और exit of only some special substances. ये हर किसी को सेल में एंट्री नहीं देती, ना हर किसी सब्सटेंस को एक्सिट देती है, तो इसलिए plasma membrane is called selectively plasma membrane. So the plasma membrane is a thin flexible layer that surrounds every cell, separating the cytoplasm from the external environment. हमने डिस्कस किया था कि जो सेल वॉल है वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, बट जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, एल्गी सेल हो, फंजाई सेल हो या बैक्टीरिया सेल हो। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेल के अंदर के सब्सटेंसेस को, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स को क्या करती है, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके का है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है वो दिया है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स द structure of cell membrane in the modern cell biology. Fluid mosaic model, दो साइंटिस्ट सिंगर एंड
निकल्सन ने दिया था। इन दोनों ने मिलके एक्सप्लेन किया कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी है आपकी फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन है ये इन फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी है, इस वजह से जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो हमारे उसका कैसा कैरेक्टर है, उसका हमारा फ्लूइड कैरेक्टर है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो हमने बात की थी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी है आपकी फॉस्फोलिपिड्स की। ओके, तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फॉस्फोलिपिड है, मतलब कि मेजरली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स लुक्स लाइक दिस। ये है फॉस्फोलिपिड्स का मॉलिक्यूल। ओके, ये दो मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर नीचे इस तरीके से होता है, इसलिए जो हमारी फॉस्फोलिपिड होते हैं ये क्या होती है, ये बायलेयर होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर होता है, एक साथ दो ऊपर नीचे इस टाइप के हमारे सेल मेम्ब्रेन में बने होते हैं, अरेंज होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड इस तरीके से क्या होता है, अरेंज होता है। ये है फॉस्फोलिपिड का हेड जिसका है हाइड्रोफिलिक, ये है हाइड्रोफिलिक नेचर का, और ये है फॉस्फोलिपिड की टेल जो कि है हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का। ओके, ये जो अरेंजमेंट है हमारे फॉस्फोलिपिड्स की ये इसमें सेल मेम्ब्रेन में, इस वजह से जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो एक तो नॉन पोलर है, सेकेंडली इस फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट की वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो एज यू कैन सी ये जो है ये है हमारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, ये हेड है, ये इस तरीके से एक साथ सेल मेम्ब्रेन में बायलेयर फॉर्म में लगे हुए हैं, राइट। इस तरीके से ये एक साथ कॉम्पैक्ट होके हमारी सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है, ये है हेड जो कि हाइड्रोफिलिक है, और ये है आपका टेल जो कि आपका हाइड्रोफोबिक है नेचर में। तो ये था सबसे पहला कंपोनेंट आपके सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज फॉस्फोलिपिड। दूसरा है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। ये प्रोटीन्स दो तरीके से प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एक है आपका इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। एज यू कैन सी इन द इमेज ये है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर के बीच में एम्बेडेड है, वेयर एज जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये सरफेस पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के। इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड है बिटवीन फॉस्फोलिपिड, राइट। तो इसका एक्चुअली में काम क्या हुआ, इसका काम होता है, इसके फंक्शन है आपका एक तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, दूसरा ये रिसेप्टर है फॉर हॉर्मोन्स एंड सिग्नल्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है ये देखा हमने ये सरफेस पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के, एंड क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन साइटोस्केलेटन अटैचमेंट, ये अटैच करने में हेल्प करते हैं सेल को। ऑल्सो ये सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं।
तो ये हमने अभी तक दो कंपोनेंट्स के बारे में बात की। फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड्स एंड सेकंड इज मेम्ब्रेन प्रोटीन। थर्ड जो हमारा कंपोनेंट जिसका सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सो एज यू कैन सी जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये आपको दिखता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर के बीच में, यहाँ पे या यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड बिटवीन फॉस्फोलिपिड लेयर। कोलेस्ट्रॉल जो है इसका काम क्या होता है, बेसिकली इट प्रिवेंट्स सेल को, ये क्या करता है, सेल को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। इट मेनली फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ज़्यादातर, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही हूँ, जो कोलेस्ट्रॉल है ये मेनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली मेंटेन करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। फोर्थ टाइप ऑफ कंपोनेंट जो जिसका हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये शुगर, ये आप देख रहे हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है, अटैच्ड है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये यूजुअली क्या होता है, दे आर यूजुअली अटैच्ड टू प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये आपके कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अंदर नहीं प्रेजेंट है, ये हमारे अटैच्ड है टू द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये यूजुअली प्रोटीन या लिपिड के साथ अटैच होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उनका फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है, फर्स्ट होता है सेल रिकॉग्निशन, सेकेंड इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स, ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स दी मेम्ब्रेन सरफेस। तो ये थे हमारे चार कंपोनेंट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है अकॉर्डिंग टू मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो सेल मेम्ब्रेन है ये फोर कंपोनेंट से बनी हुई है, मेनली फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। Plasma membrane is called selectively permeable membrane because it maintains the entry and exit of substances. Plasma membrane अब लाइक ये एक तरीके का क्या कहते हैं, गेट कीपर टाइप समझ लो। ओके, ये कुछ ही सब्सटेंसेस को सेल में परमिशन देगा एंट्री करने के, और कुछ ही सब्सटेंसेस को बाहर एग्जिट करने की परमिशन देगा। सो दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सेकेंड इज कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के कंटेंट को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। थर्ड इज सेल कम्युनिकेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, ये रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है ये दूसरे सेल के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। फोर्थ जो फीचर है हमारा या फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दैट इज सेल रिकॉग्निशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये हेल्प करता है एक सेल को दूसरे सेल से रिकॉग्नाइज करने में। फिफ्थ इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो सब्सटेंसेस है उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है या तो वो एक्टिव से हो सकता है, अगर जो सब्सटेंसेस है उन्होंने एनर्जी का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट किया देन इट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अदरवाइज अगर एनर्जी का यूज़ नहीं हो देन इट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दैट इज मेंटेनिंग सेल शेप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन के साथ मिलकर सेल की शेप और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है।
तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक मेम्ब्रेन नेटवर्क है। ओके, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है सिस्टर्ने, दूसरा है ट्यूब्यूल्स और तीसरा है वेसिकल्स। सो जो मेम्ब्रेन, ये जो एंडोप्लाज्मिक है ये ऑर्गेनाइज्ड होती है 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में। सबसे पहला जो है दैट इज सिस्टर्ने। ये जो पूरा एरिया है ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो जो ये, अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक ये वाला रेटिकुलम है ये कुछ इस तरीके का फ्लैट सैक्स में, फ्लैट शेप में प्रेजेंट है। ये जो राइट साइड का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेफ्ट साइड का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ये फ्लैट सैक से स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्ने। ओके, ये हमारा फ्लैटेंड सैक्स की तरह स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, जब हम इसे क्लोजली देखेंगे तो हम इस पे ऐसे छोटे छोटे से ये स्पेरिकल से देख पा रहे हैं। ओके, ये जो है ये है हमारे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होता है ये हमारे प्रेजेंट होता है सिस्टर्ने वाले स्ट्रक्चर पे। ओके, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं सेल में। सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सिस्टर्ने। नेक्स्ट इज इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये कुछ ट्यूब्स टाइप का स्ट्रक्चर है, ये राइट साइड में जो दिख रहे हैं। ओके, ये जो है इनको, इन टाइप के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो हमने देखा सिस्टर्ने जो होता है वो कुछ फ्लैटेंड सैक लाइक इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इनके पास मेनली क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास होता है राइबोसोम। और राइबोसोम क्या हेल्प करता है? राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के हैं, एक है हमारा RER और एक है SER। RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होता है सिस्टर्ने स्ट्रक्चर जैसा, सिस्टर्ने स्ट्रक्चर का बना हुआ। ओके, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिस्टर्ने पैटर्न का है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है राइबोसोम। और SER जो है वो स्मूथ पैटर्न का होता है, स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, तो SER जो है वो बना है ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर का। तो दूसरा स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होता है वो इरेगुलर ब्रांचिंग और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ट्यूब्यूल्स बनाते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूब्यूल्स जो होता है ये हेल्प करता है इन दी लिपिड सिंथेसिस। थर्ड जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेसिकल्स। वेसिकल्स आर स्मॉल spherical membrane bound sacs। जो ये वेसिकल्स हैं इनको एक तरीके से आप एक स्मॉल ट्रांसपोर्ट पैकेट समझ लो। इन ट्रांसपोर्ट पैकेट्स में होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स या अदर मटेरियल। अगर हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसिस कर रहा है, नाउ दे हैव टू ट्रांसपोर्ट इट टू सम अदर पार्ट ऑफ द सेल। तो उसमें ये आते हैं हमारे वेसिकल्स। वेसिकल्स जो है ये प्रोटीन, लिपिड्स या अदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट का काम करता है बिटवीन ER, गोल्गी apparatus और अदर ऑर्गेनल्स। ओके, तो ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऑल्सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अटैच्ड होता है टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 2 तरीके के पड़े हैं। पहला है हमारा SER और दूसरा है हमारा RER।
तो RER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस पे होता है राइबोसोम, इसलिए ये माइक्रोस्कोप में रफ तरीके का दिखता है। ऑल्सो RER जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिस्टर्नी स्ट्रक्चर होता है। RER आपके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करता है। ऑल्सो RER ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन टू दी गोल्गी apparatus। नेक्स्ट जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते, दैट्स व्हाई दे अपीयर स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। SCR जो है वो लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस करते हैं। एक और मेजर फंक्शन जो SCR का है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। SCR जो होता है ये प्रेजेंट जनरली ज़्यादातर स्पेशली लिवर सेल में प्रेजेंट होता है, और ये लिवर सेल में क्या करता है, ड्रग्स और टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ऑल्सो दे कैरी कैल्शियम आयन स्टोरेज, ये कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है इन मसल सेल। ओके, तो ये था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल mitochondria is a double membrane bound cell organelle। okay, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, और ये हेल्प करता है इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डिस्कवर किया था कार्ल पेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप अनलेस स्टेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको स्टेन करते हैं जेनस ग्रीन। सो जेनस ग्रीन इज अ स्टेन which is used, Janus green is a stain which is used to see mitochondria। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में सिर्फ एक प्रेजेंट होता है या किसी के में ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी। लाइक मसल सेल्स जो होते हैं, मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वी डिस्कस्ड कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती है टू प्रोटेक्ट इट। सो पहला जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये बनी होती है 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन की। ऑल्सो दिस मेम्ब्रेन इज स्मूथ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन आती है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से फोल्डेड पैटर्न में प्रेजेंट होती है। इस फोल्डेड पैटर्न को बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे जो है इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्रिस्टे इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है ये बनी है 80% प्रोटीन एंड 20% लिपिड्स की। इसके बाद हमारा अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, ये सब कुछ। okay? So this is the structure of mitochondria. Next we are talking is about mitochondria का ओके ये तो हमने डिस्कस भी कर लिया अभी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ होती है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन ये कैसी होती है, ये आपकी होती है फोल्डेड, और इस फोल्डेड पैटर्न को बोलते हैं क्रिस्टे।
ओके, और इसी की वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो इनर, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और ये अंदर का जो एरिया है इनर मेम्ब्रेन के बाद दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स कंटेन्स, कि जो अंदर का ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ओके, और ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। तो जो ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर ये है मैट्रिक्स, ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए, सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, मीनिंग कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास अपने खुद के क्या होते हैं, तो डीएनए होता है, ओके। ऑल्सो इनके पास होता है राइबोसोम, तो ये प्रोटीन खुद से सिंथेसिस कर सकती है, ठीक है। सेम ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये क्या करता है, ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। जैसे कि बैक्टीरिया करता है फिशन से डिवीजन, ऐसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी फिशन से डिवीजन कर सकता है। ये जो स्पेशल फीचर्स है इसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बाकी सेल ऑर्गेनल से डिफरेंट है, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक क्या है, एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, ये खुद से बहुत सारे लाइक एक्टिविटीज खुद से परफॉर्म कर पाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें होता है सर्कुलर डीएनए, जैसे कि बैक्टीरिया का डीएनए होता है सर्कुलर, उसी तरीके से। दूसरा इनके पास होता है आरएनए। तीसरा इनके मैट्रिक्स में होता है 70s। जनरली जो सेल होता है उसके पास प्रेजेंट होते हैं 80s माइक्रोसोम, सॉरी राइबोसोम्स, बट जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास प्रेजेंट होता है 70s राइबोसोम, जो कि बैक्टीरिया सेल में भी प्रेजेंट होता है। फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी फंक्शंस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टू ऑब्टेन एनर्जी। जो एनर्जी ऑब्टेन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एनर्जी, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इनके पास FOF1 एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो FOF1 है ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, okay. So this ends topic mitochondria. So next topic is plastids. Plastids are present in plant cell, algae cell and in euglena, okay. Plastids are absent in animal cell. प्लास्टिड्स जो है ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है जो कि आपका सिर्फ प्लांट सेल या यूग्लेना में मिलता है। प्लास्टिड्स मैन्युफैक्चर फूड। वी नो कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो प्लांट्स जो है वो अपना खुद का फूड जो बना पा रहा है वो इस ऑर्गेनल की वजह से बना पा रहा है। प्लास्टिड्स जो है वो फूड को मैन्युफैक्चर एंड स्टोर करने में हेल्प करता है। सो प्लास्टिड इज अ डबली मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड्स जो है इनके पास भी अपना खुद का क्या होता है, डीएनए एंड राइबोसोम होता है। इससे पहले हमने एक और ऐसा सेल ऑर्गेनल पढ़ा था जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड सिमिलरली प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। Plastids can replicate independently inside the cell. They develop from a small organelle called proplastid. तो प्लास्टिड जो है वो एक स्मॉल ऑर्गेनल से बने हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोप्लास्टिड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स होता है ये ग्रीन प्लास्टिड होता है. दे कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये आपका प्रेजेंट होता है मीसोफिल सेल्स में इन प्लांट्स. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, राइट. अगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. But they do have some pigments like yellow, orange और red pigments. इन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट्स में फ्रूट और इनके फ्लावर्स में क्या आता है, कलर आता है. तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये इम्पार्ट करते हैं कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल xanthophyll एंड कार्टिनोइड्स. थर्ड टाइप का प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है. इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता. इसका बेसिकली काम क्या होता है, स्टोरेज में होता है. नाउ जो प्लास्टिड्स होता है ये तीन तरीके के प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. ये क्या होता है, ये होता है हमारे इंटर कन्वर्टेबल. मतलब कि नीड आने पे ये सेल के अंदर एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बन सकता है इन सम कंडीशंस, या इन सम अगर सेल को ज़रूरत है. तो इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि सपोज करो एक जो प्लांट है, प्लांट टिश्यू है, उसमें सडनली क्या हुआ, वो एक्सपोज हो गया टू द, वो जो पार्ट है प्लांट का वो एक्सपोज हो गया टू द लाइट. तो उस टिश्यू में जो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके. सेकेंड एक और एग्जांपल बात करते हैं फ्रूट राइपनिंग की. फ्रूट या वेजिटेबल राइपनिंग जो होती है, इस टाइम पे क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है. क्लोरोफिल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, सॉरी क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है क्रोमोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल, राइट. तो क्लोरोप्लास्ट अपना क्लोरोफिल लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में. इसका एक एग्जांपल है टमाटो का. टमाटो जो है वो ग्रीन से इनिशियली वो क्या होता है, जब कच्चा होता है तो ग्रीन होता है, और ग्रीन से वो किस में कन्वर्ट होता है, रेड में कन्वर्ट होता है, राइट. तो जब ग्रीन था तो इसके पास एक्चुअली में क्या था, ये था क्लोरोप्लास्ट. तो ये क्लोरोप्लास्ट जो अपना क्लोरोफिल दे के किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में. और इस तरीके से हमारा जो ये क्या कहते हैं टमाटो है, इसको कौन सा कलर मिल जाता है, रेड कलर. तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्गी apparatus. कॉल्गी apparatus was discovered by Camillo Golgi. कॉल्गी apparatus जो है उनकी शेप कुछ इस तरीके की डिस्क लाइक होती है. ये फ्लैट सी एक डिस्क समझ लो कि ये डिस्क एक के ऊपर ऐसे एक प्रेजेंट होती है. ओके. ये डिस्क कुछ इस तरीके है, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक में प्रेजेंट होती है. ये जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये है हमारा ये फ्लैट सा जो डिस्क है इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने. ये पूरा हमारा गोल्गी apparatus का डायग्राम है. ये जो सिस्टर्ने है ये अकेला नहीं है, एक के ऊपर एक ऐसे प्रेजेंट होते हैं. ओके. जो गोल्गी apparatus होता है उसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस फेज और नीचे वाला होता है हमारा ट्रांस फेज. तो गोल्गी apparatus was discovered by Camillo Golgi. इसमें होता है हमारे फ्लैट डिस्क शेप सैक्स, जिसको आप सिस्टर्ने बोलते हैं. और ये एक के साथ एक ऐसे लगे होता है स्टैक में पैरेलल टू दी ईच अदर. ओके.
सिस्टरने जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका गोल्गी एपरेटस का एलिमेंट है, ठीक है। इसमें फ्लैट एंड पैरेलल सैक्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाइल्ड या स्टैक्ड हो रखे होते हैं। तो जो ये स्टैक्स है, ये जो सिस्टरने है, ये किसी में कम भी हो सकता है और किसी में ज़्यादा हो सकता है। प्लांट्स जो है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं, इनमें 3 to 8 सिस्टरने ऐसे एक के साथ एक पैरेलल में इस तरीके से लगे होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जिनमें 25 to 30 सिस्टरने भी एक साथ ऐसे लगे हो सकता है गोल्गी एपरेटस के अंदर। तो गोल्गी एपरेटस के हमने 2 फेजेस के बारे में बात की, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है? गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन इज, सबसे पहले ये करता है मॉडिफिकेशन, दूसरा करता है ये आपका पैकिंग, थर्ड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, and fourth is secretion of protein। तो गोल्गी एपरेटस का जो मेजर फंक्शन है दैट इज कि ये मॉडिफाई, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्रेशन करता है किसका? प्रोटीन का। नाउ वी ऑल नो कि जो ये प्रोटीन है ये बनता कहाँ पे है? ये बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन जो है इसकी सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर से। आरईआर जो है वो प्रोटीन को क्या करता है? सिंथेसिस करता है। नाउ जो आरईआर है ये इस प्रोटीन को किसको भेजता है? गोल्गी एपरेटस को। और गोल्गी एपरेटस इस प्रोटीन को क्या करता है? पैक करता है और फाइनली उस जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पे इस प्रोटीन को जाना है। तो इस तरह से जो हमारा गोल्गी एपरेटस है इट वर्क्स विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे गोल्गी एपरेटस हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वर्क करता है। तो गोल्गी एपरेटस का मेजर फंक्शन जो था हमने बात की दैट इज पैकेजिंग। ये पैकेज करता है किसकी? प्रोटीन्स और लिपिड्स की, और फिर उनको पैक करके सेल के अंदर या सेल के बाहर भेजता है, सिक्रेट करता है। ओके, तो जो गोल्गी एपरेटस है इसको प्रोटीन और लिपिड्स देता कौन है? इसको प्रोटीन और लिपिड्स देते हैं, ट्रांसफर करता है ईआर। ईआर प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसिस करता है, देन ये वेसिकल्स की फॉर्म में इनको किसको भेजता है? गोल्गी एपरेटस को। जो ये वेसिकल्स आते हैं, जो ईआर सेंड करता है वेसिकल्स, जिनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड्स, ये आपके फ्यूज करते हैं सिस फेस से। सिस फेस ये ऊपर वाला फेस होता है। इस फेस पे आपके क्या आते हैं? इस फेस पे गोल्गी एपरेटस को रिसीव होते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। फिर इसके बाद ये प्रोटीन और लिपिड्स गोल्गी की बॉडी में स्टैक्स के वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे इनमें मॉडिफिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है। ओके, आफ्टर पैकेजिंग जो ये पैकेज के बाद जो ये प्रोटीन्स होते हैं इनको कहीं डेस्टिनेशन पे भेजना है गोल्गी एपरेटस को। ओके, तो ये जो पैकेट्स है ये निकलते हैं, ये पैक्ड प्रोटीन्स जो होते हैं ये निकलते हैं ट्रांस फेज से। सिस फेज प्रोटीन्स को प्रोटीन सिस फेज पे एंटर करता है और एग्जिट कहाँ से करते हैं? ट्रांस फेज से करते हैं। ओके, फाइनली दे लीव फ्रॉम द ट्रांस फेज। आफ्टर पैकेजिंग प्रोटीन और लिपिड्स की पैकेजिंग हो गई, अब इनको डेस्टिनेशन पे भेजना है, तो ये गोल्गी से ट्रांस फेज से एग्जिट करेंगे इन आर न्यू वेसिकल। ओके, एंड देन आर सेंट टू अदर ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिक्रेशन। सो गोल्गी जो है ये ईआर के साथ आपका बेसिकली काम करता है, एसोसिएट करता है। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस। की गोल्गी एपरेटस के हमारे क्या फंक्शन होता है? सबसे पहला फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। हमारा जो स्पर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, राइट। इसके जो सबसे आगे होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पर्म के एक्रोसोम। एक्रोसोम एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म की टिप पे प्रेजेंट होता है, हेड पे प्रेजेंट होता है। और ये जो एक्रोसोम है ये बेसिकली इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको एग की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करने में। ओके, तो जो एक्रोसोम है ये कैसे बना है? ये बना है विद द हेल्प ऑफ गोल्गी एपरेटस। ये हमारा गोल्गी एपरेटस से ही बना हुआ है। सेकेंड जो फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनल है, वी विल डिस्कस इट इन
नेक्स्ट स्लाइड। तो जो लाइसोसोम है इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल, ठीक है, ये सेल में प्रेजेंट होता है। और ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये किसकी वजह से बनता है, ये भी हमारा गोल्जी बनाता है। गोल्जी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो उसके पास होते हैं आते हैं, उनको क्या करता है, पैक करता है, और पैक करके वेसिकल की फॉर्म में बाहर भेजता है साइटोप्लाज्म में। और लेटर ये जो वेसिकल्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाते हैं हमारे लाइसोसोम्स में। तो हमने दो मेजर फंक्शंस पढ़े गोल्जी एप्रेटस के। पहला है कि जो स्पर्म है जिसकी उसकी टिप पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम जो है वो किसकी वजह से बने हैं, दैट इज फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी एप्रेटस। सेकेंड इज प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल इन सेल्स, ओके। ये भी हमारा किसने बनाया है, दैट इज मेड फ्रॉम गोल्जी एप्रेटस। गोल्जी एप्रेटस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को पैक करता है जो कि आपके लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को वेसिकल्स के साथ बाहर भेज देता है, ओके, साइटोप्लाज्म में। और ये वेसिकल्स फिर लेटर ऑन क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं आपके ये वेसिकल्स आपके क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपके लाइसोसोम। थर्ड इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो प्रोटीन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड्स भी एंडोप्लाज्मिक। प्रोटीन जो है वो हमारा रफ और लिपिड जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड करता है टू दी गोल्जी एप्रेटस, ओके। गोल्जी में जाके ये प्रोटीन्स और लिपिड क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, ओके। मतलब कि इनमें प्रोटीन्स के साथ क्या लग जाता है, कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाता है। और इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइजेशन की। प्रोटीन और लिपिड से क्या ऐड हो जाए, कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा देन ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, और अगर लिपिड्स में आपका ये लिपिड्स में आपका कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा तो वो होगा आपका ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाएगा। इसके अलावा फॉस्फोराइलेशन एंड सल्फेशन भी हमारा गोल्जी एप्रेटस करता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल सिंथेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो भी गोल्जी एप्रेटस सिंथेसिस करता है, ओके। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्जी जो है ये जो पॉलीसेक्राइड्स और पेक्टिन्स और हेमिसेलुलोज है जिसकी सेल वॉल बनी होती है, ये किससे ट्रांसपोर्ट होती है, ये ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम दी गोल्जी एप्रेटस। तो गोल्जी एप्रेटस इज ऑल्सो हेल्प्ड इन इस सेल वॉल फॉर्मेशन, ओके। सो यहाँ पे आपका खत्म होता है गोल्जी एप्रेटस। नाउ नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इज वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टिन डिड्यूफ। लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज लाइसोसोम्स कैन ईट देयर ओन सेल, ओके। लाइसोसोम्स कैन ईट डाइजेस्ट देयर ओन सेल, इसलिए उनको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अभी हमने बात किया था जी गोल्जी जो है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को पैक करता है इन वेसिकल्स, और यही वेसिकल्स क्या बनते हैं, आपके लाइसोसोम्स बनते हैं। सो बेसिकली जो लाइसोसोम्स हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, इनके पास प्रेजेंट होंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही है जो कि लाइक सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं खुद से, ओके। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वर्क करते हैं एसिडिक पीएच में। लाइसोसोम के अंदर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ओके। तो इसको इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है लाइसोसोम मेम्ब्रेन। लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो है वो लाइसोसोम को बाहर के सेल से प्रोटेक्ट करती है बाय फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड बाय दीज एंजाइम्स की। ये जो अंदर एंजाइम्स है ये बाहर के सेल के जो लाइक साइटोप्लाज्म में बाकी सेल ऑर्गेनल उनको डाइजेस्ट ना कर ले, इसलिए क्या प्रेजेंट है लाइसोसोम में, एक प्रोटेक्टिंग लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम वी डिस्कस्ड, हमने पहले भी बात की कि जो लाइसोसोम है वो किससे बने हैं, दैट आर मेड फ्रॉम गोल्जी एप्रेटस विद द हेल्प ऑफ गोल्जी एप्रेटस। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि हमारे लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है ये सिंथेसाइज करता है बाय आरईआर। आरईआर हाइड्रोलिटिक एंजाइम को
बनाता है, देन ये भेजता है इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम को, ट्रांसपोर्ट करता है टू दी गोल्जी। ना गोल्जी क्या करता है, गोल्जी इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को मॉडिफाई, सॉर्टेड और पैकेज करता है इनटू वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर आफ्टर मॉडिफाइंग सॉर्टेड ये इन वेसिकल इन एंजाइम्स को वेसिकल के अंदर भेजता है, ओके, पैक करता है। अब ये वेसिकल्स को ये गोल्जी जो है बर्ड ऑफ कर देता है, मतलब अपने में से बाहर निकाल देता है, एंड उसके बाद जो ये वेसिकल्स है दे बिकम लाइसोसोम्स। तो इस तरीके से जो हमारा लाइसोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एप्पेरेटस की हेल्प से फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वैक्यूल। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ओके। वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट इन प्लांट सेल्स इनका साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो वैक्यूल जो है वो प्लांट में लार्जर होता है साइज में, और एनिमल्स में इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ओके। तो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद फ्लूइड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। तो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक सैक है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ये जो सैक है ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टोर करता है वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल। तो वैक्यूल का बेसिकली फंक्शन क्या है, स्टोरेज का फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम स्टोरेज ये मेंटेन करते हैं सेल प्रेशर को, ओके। तो जो वैक्यूल है इसकी जो मेम्ब्रेन है, अगर हम प्लांट सेल की वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल में जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है ये फिल्ड होता है सेल सैप से। सेल सैप के में प्रेजेंट होता है वाटर, सॉल्ट, शुगर, पिगमेंट्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्यूल की। टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स जो है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर प्रोटिस्टास में, ओके। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। इन प्रोटिस्टा में ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसका क्या रोल होता है, ये करता है रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल। सेकेंड टाइप ऑफ वैक्यूल है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है ये प्रेजेंट होता है प्रोटोजोआस में, फॉर एग्जांपल इन अमीबा। फूड वैक्यूल का फंक्शन क्या है, फूड वैक्यूल स्टोर और डाइजेस्ट करता है इंजेस्टेड फूड को। जो अमीबा है सपोज करो इसने फूड को क्या किया, इंजेस्ट किया, तो जो ये फूड है ये कहाँ स्टोर होता है और डाइजेस्ट होता है, ये स्टोर होता है अमीबा के फूड वैक्यूल में। थर्ड टाइप ऑफ वैक्यूल इज सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल जो है इसको सेंट्रल वैक्यूल भी बोलते हैं। ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट में। प्लांट में जो ये सैप वैक्यूल होता है इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। सैप वैक्यूल जो है इसका रोल होता है प्लांट्स में मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर, टू मेंटेन टर्गर प्रेशर। तो ये था आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये एक डबल इट इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। जिस तरीके से ब्रेन जो है वो हमारे ह्यूमन के में जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करता है,
सिमिलरली जो न्यूक्लियस है ये सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ है इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनल है, वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, जो कि एक तो क्या करता है, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेकेंड ये करता है, ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो जो ये न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अंदर, आगे हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन वर्ड है ये दिया था बाय फ्लेमिंग। न्यूक्लियस इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ऑल्सो न्यूक्लियस जो है वो क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि न्यूक्लियस हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। तो न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक होती है हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन्स को साथ में बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप दोनों मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं। सेकेंड इज कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर होते हैं फ्लूइड, इसके अंदर होते हैं जेली लाइक फ्लूइड। ये जो जेली लाइक फ्लूइड है इसका नाम होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये जेली लाइक फ्लूइड है इनसाइड द न्यूक्लियस। थर्ड स्ट्रक्चर इज, एज यू कैन सी, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के यहाँ पे ये थ्रेड लाइक से ये स्ट्रक्चर्स से दिख रहे होंगे, यही होते हैं हमारे क्रोमैटिन। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये है आपका क्रोमैटिन या क्रोमोसोम बोलो अभी के लिए। ओके, तो ये जो क्रोमैटिन है ये कंटेन करते हैं डीएनए। नेक्स्ट इज फोर्थ स्ट्रक्चर, ये जो डेंस सा राउंड राउंड सर्कल शेप का जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस एक डार्क राउंड बॉडी है इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मेजरली रोल होता है टू मेक इन राइबोसोम, ये राइबोसोम को सिंथेसिस करते हैं। ओके, तो ये था आपका न्यूक्लियस। इसके बाद हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है, हमने अभी बात करे थे, हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस एनवेलप के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो ये ही हमारे क्या है, ये ही हमारे कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस के। ओके, तो हम इन कंपोनेंट्स को और डीप में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, दो लेयर्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये दो लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियर कंटेंट को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रहा है। न्यूक्लियर एनवेलप के पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स से एक्सचेंज होते हैं मटेरियल्स। तो अगर बाहर से सेल के बाहर लाइक साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कोई सब्सटेंस जाना है, या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के पास कोई सब्सटेंस जाएगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा आपके न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये आपकी अटैच्ड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये था आपका न्यूक्लियर एनवेलप। सेकेंड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नथिंग, इट इज another name for nuclear envelope. Okay, नेक्स्ट इज क्रोमैटिन। तो हमने अभी न्यूक्लियस की इमेज देखी थी एंड हमने देखा था कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म में थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स
बिखरे से हुए थे। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला था, ये होते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं, राइट। ये प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। ये जो क्रोमैटिन होता है इनके पास होता है डीएनए, ओके। ये जो डीएनए होता है ये व्रैप्ड होता है अराउंड प्रोटीन। दिस डीएनए, ये जो डीएनए है ये कंटेन करता है ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल, जेनेटिक इन्फो अबाउट द सेल, ओके। जब सेल डिवाइड नहीं होता है उस टाइम पे जो ये डीएनए होता है ये होता है क्रोमैटिन की फॉर्म में। जो डीएनए होता है व्हेन सेल इज नॉट इन द डिवाइडिंग फेज, तब जो ये डीएनए होता है ये क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। बट जब सेल डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाता है, व्हेन द सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड, जो ये क्रोमैटिन थ्रेड्स है ये जो ये अभी लूजली सी हो रखी है ये क्या हो जाती है आफ्टर, मतलब जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब जो ये थ्रेड्स है ये क्या हो जाती है, ये टाइटली कॉल्ड हो जाती है, ओके। एंड उस टाइम पे इनको बोला जाता है क्रोमोसोम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं इन द माइक्रोस्कोप। फोर्थ जो कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये जैसे हमारा न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियोलस इसके अंदर एक बड़ी सा क्या था, स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर था। तो न्यूक्लियोलस जो है ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये जो न्यूक्लियोलस है ये एक्चुअली में क्या सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है आरएनए एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स राइबोसोमल सब यूनिट्स। ये जो न्यूक्लियोलस है इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। फिफ्थ कंपोनेंट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ओके। ये एक तरीके का क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्रोमेटिन होता है और न्यूक्लियोलस होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये हेल्प क्या करता है, ये मेंटेन करता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट जो है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस इनसाइड अ सिंगल सेल, कि एक सेल के अंदर ही क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, पैरामीशियम के दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, वाइल माइक्रो न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम पैरामीशियम, ओपालाइन जो होता है उनके पास भी मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। राइजोपस जो है वो भी आपका क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। नेक्स्ट इज हाउ क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियस फॉर्म्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो हमने बात की थी कि क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक थ्रेड लाइक फाइबर होता है, ओके। तो ये जो क्रोमैटिन होता है ये जो होता है वेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं होता तब थ्रेड, जो ये थ्रेड फाइबर है ये थोड़ा लूजली फैला सा समझ लो, लूजली पैक्ड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। और उस टाइम पे इस थ्रेड लाइक फाइबर को क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन बोला जाता है। अब जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये थिन फाइबर होता है ये थोड़े क्या हो जाते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ओके। ये कंडेंस हो जाते हैं और उस टाइम पे इनको बोला जाता है क्रोमोसोम। जब ये थ्रेड लाइक फाइबर क्रोमैटिन होता है उनको ईजिली इस टाइम पे ये ईजिली विजिबल नहीं होते हैं, while ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो क्रोमोसोम्स है ये इजीली विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ओके। तो व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, डीएनए जो है ये स्प्रेड आउट होता है, लूजली होता है,
inside the nucleus, उस टाइम पे they are called chromatin. Chromatin is not visible, और ये प्रेजेंट chromatin एक टर्म है जब कब ये टर्म है थ्रेड लाइक फाइबर्स की, जब सेल हमारा क्या है डिवाइड नहीं हो रहा होता है. ओके, जब सेल प्रिपेयर होता है डिवाइड करने के लिए, जब ये तब क्या होता है, ये क्रोमैटिन जो होता है, जो ये लूजली फैले होते हैं, ये फोल्ड होने स्टार्ट होते हैं, कॉइल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं, और उस टाइम पे ये क्या होता है माइक्रोस्कोप के अंडर इनको विजिबल, ये देख सकते हैं, विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, और उस टाइम पे इनको नाम दिया है क्रोमोसोम का. ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है ये इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है. क्रोमोसोम बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. व्हेन द सेल एंटर्स सेल डिवीजन, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम. जो ये क्रोमोसोम है ये इंश्योर करते हैं दैट DNA is properly distributed to the daughter cells, to the daughter cells during cell division. Okay, जो क्रोमैटिन है ये आपके बने होते हैं DNA एंड प्रोटीन के. जो ये DNA होता है ये रैप होता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, एंड इसके अलावा जो क्रोमैटिन है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ RNA भी प्रेजेंट होता है. ये RNA हेल्प करता है इन जीन एक्टिविटी. तो ह्यूमंस जो होता है उनके पास ह्यूमंस जो होता है उनके पास 23 पेयर्स होता है क्रोमोसोम्स के. फ्रूट फ्लाई के पास होता है 4 पेयर्स, डॉग के पास होता है 39 पेयर्स, कैट के पास होता है 19 पेयर्स. तो ये कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है. सो दिस एंड्स सेल चैप्टर